बाज़ार हुस्न बिल्कुल जब हम जवान हुए तो भी हमने भी देखा, एक रियलिटी थी और कभी पता नहीं था कि ये वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। अच्छा। बिल्कुल आपको आइडिया नहीं था, क्योंकि हम टाइम ज़्यादा इधर ही गुजरता था। रात के वक्त तो ख़ास तौर पे व्हेन वी वर मच यंगर तो वो ज़्यादा तो नहीं थी। इन एनी केस हम यहाँ से आई वाज अबाउट आई थिंक 4 or 5 when my parents moved to अलामा साहब हाउस। लेकिन आना जाना मेरा, क्योंकि मेरी बाकी सारी फैमिली, मेरी दादी जो उसके साथ में उनके साथ बहुत क्लोज था, तो मैं बड़ा इजी था। शाह की गली और अंदरून शहर बस रेलवे स्टेशन ही बीच में, और तो हमारा टांगे वाला होता था बाबा रहमा, तो दादी मेरी उनको भेज दिया करती थी वहाँ। और लिटरली उस ज़माने में ट्रैफिक ही कोई नहीं होती थी, टांगा भी 10 मिनट में पहुँच जाता। अच्छा। जो मुझे पिक करके उसने फिर ले आया। लेकिन कभी इस चीज़ का, ये जब हम जवानी में आए तो फिर पता चला कि ये एक बाज़ार हुस्न भी है। अच्छा। हाँ। अलमी है लाहौर के साथ कि इन्होंने ये बाज़ार सारा बंद करवा दिया और अब सारे शहर में ही फैल गए। अब सारे शहर में एक गंदे तरीके से फैल गए। ये तो फिर भी जो थी, ये कोई आर्टिस्ट थी, आपकी सारी इंडस्ट्री जो है म्यूज़िक की, फिल्म की, यहीं से आई ना, बाहर से तो नहीं आई। मैं नाम ले ले, मैं नाम तो नहीं किसी का लूँगा, लेकिन बड़े से बड़ा जो आर्टिस्ट था वो यहाँ से आया। मोहम्मद रफ़ी जो थे वो भाटी, क्योंकि छोटा सा अंदरून शहर बाज़ार हुस्न भी इतना सा, बीच में बाकी शहर भी उसके इर्द गिर्द सराउंडेड हुआ है। इसके ऊपर हीरा मंडी के ऊपर एक फिल्म भी बनी जो कि बिल्कुल ये एक झूठ और एक पता नहीं क्या उन्होंने बनाया था। आपको पसंद आई जो नेटफ्लिक्स पर सीजन आया था हीरा मंडी? बिल्कुल नहीं, मैंने एक एपिसोड देखा, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, इसलिए कि वो इतना झूठ था। अच्छा। और इतनी बड़ी फैंटेसी थी कि उसमें कोई सच्चाई थी नहीं। एक तो उन्होंने पंजाब की को इस तरह दिखाया कि जिस तरह कोई दिल्ली या लखनऊ है, कोई वो सारा वो स्टाइल वो था, लिबास का वो स्टाइल था, ये पंजाब का था। उससे पहले एक और मूवी भी आई थी गंगूबाई, आलिया भट्ट की, वो देखी थी? लेकिन वो उसका ताल्लुक हमारे हाथ से नहीं, उनका वहीं के जो हिंदुस्तान के किसी एरिया के बाजार का या वहाँ की वो कहानी थी। ये तो उन्होंने खसूसन लाहौर की जो हीरा मंडी थी। अच्छा, हीरा मंडी को भी इस तरह लिखा, हीरा मंडी जो थी वो हीरा सिंह के नाम पे थी। अच्छा। हीरा सिंह महाराजा रंजीत सिंह का प्राइम मिनिस्टर था, उसका बेटा था। हाँ। और बड़ा फेवरेट था महाराजा रंजीत सिंह का। और उसके यहाँ फूड स्टोर थे, तो हीरा सिंह के नाम पे हीरा मंडी। हाँ। ठीक है। और मंडी एक्चुअली मंडी थी क्योंकि ये ग्रेन जो है, ये आटा और गेहूं और इस तरह की जो चीज़ें, उसके स्टोर थे यहाँ। ठीक। ओके। अच्छा, ये जो औरतें थीं, ये जो इनको तवाइफे हम कहते हैं, ये बड़ी इनकी तालीम होती थी, बड़ी देवर ऑल टू। उस जमाने में कोई फिल्म तो होती ही नहीं थी। हाँ। ना कोई स्टेज ड्रामे होते थे। आप परफॉर्म ही कर सकते थे, लाइव ही आप देख सकते थे। तो इनकी बड़ी ट्रेनिंग होती थी, बड़े बड़े उस्तादों ने इनको सिखाया हुआ है, क्योंकि ये सारे म्यूजिशियंस जो थे, ये बड़े बड़े जितने उस्ताद थे, ये भी यहीं रहते थे, इनके करीब ही। और ये दिन के वक्त या किसी वक्त भी अगर कोई आके, कोई शख्स, कोई औरत या कोई लड़की इनकी शागिर्द हो सकती थी, इनसे म्यूज़िक सीखने, उनका भी तो रोज़ी रोटी इसी तरह ही चलती थी ना, कि कोई उनके स्टूडेंट्स होते थे, स्टूडेंट्स में से कुछ एक्सेल करते थे, फिर वो देखते थे कि भाई इसमें टैलेंट है, वो उस पर ज़्यादा टाइम लगाते थे। तो जब आप एक चीज़ जो आपकी सकाफत का हिस्सा हो, जो आपकी बैकग्राउंड हो, आप सब कुछ एक्सेप्टेबल हो, जब आप उसको चेंज करते हैं ना, उसको चेंज करते हैं, तो फिर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक बहुत बुरे तरीके से वो आपको आके तो कहीं ना कहीं जिंदा हो जाती है। अच्छा, इस ईद के मौके पर कौम के नाम कोई पैगाम? कौम के नाम बस यही है, पैगाम है कि पेबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। अलामा साहब का शेर है। ठीक है, मुझे ये बताएं, ईद की नमाज आप बचपन में कहाँ पढ़ते थे और अब आप कहाँ पढ़ते हैं? अब तो मरियम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम घर पे ही सारी फैमिली और फ्रेंड्स क्लोज इकट्ठे हो जाते हैं और मौलवी साहब वहीं आके ईद की नमाज कर देते हैं। और लेकिन बचपन में बहुत ही मुझे याद है कि बड़ा इंजॉयबल होता था कि ईद के दिन सुबह उठना और तैयार होना और सारा, और फिर यहाँ हम जाया करते थे बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा। तब हम बच्चे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चचा, मेरे वालिद और घर के बुज़ुर्ग जो थे और बच्चे भी जो थे सारे बाकायदा वहाँ जाते थे, वहाँ फिर नमाज होती थी। और नमाज के बाद फिर वापसी पे हम हमेशा अलामा साहब के मज़ार पे
हाजिरी दे के तो वापस आते थे। हम यहाँ से शिफ्ट भी हो गए, यानी कि 58 में सारी फैमिली 58, 59, 60 तक शिफ्ट हो गई थी। तब भी हम नमाज पढ़ने के लिए यहीं आया करते थे। अच्छा। और वो इतनी रौनक होती थी बाहर, लोगों की खुशियाँ चेहरों पे, और नए कपड़े पहने हुए, और बच्चियाँ भी छोटी, वो भी साथ होती थी। अभी भी शायद शहर में लोग करते हैं कि जो ख़वातीन की होती है नमाज बादशाही मस्जिद में, आई थिंक पर्दा लगा के तो करते हैं, लेकिन बच्चियों को साथ को लिया हुआ, बच्चों को साथ लिया हुआ, सारा शहर ही आ जाता था वहाँ। उधर ही सबसे ईद बगलगीर हो जाते थे कई अपने हमारे जानने वाले शहरदार लोग, मेरे बुज़ुर्गों के जानने वाले सब, तो बड़ा अच्छा लगता था। और यहाँ बाज़ार में आते थे तो वापसी पे इधर ही बारूद खाने पैदल ही आ जाना बादशाही मस्जिद से। तो आते थे तो रास्ते में मुझे याद है कि यहाँ अपना जो ये इसकी हलवा पूड़ी की दुकान है, अच्छा, अभी ताजमहल, तो ताजमहल स्वीट्स पे हमेशा मुलाकात होनी शुएब हाशमी साहब से, उमैर हाशमी से और उनके सारी फैमिली से। वो नमाज पढ़ के सबसे पहले जो थे वो यहीं इसी जगह आके हलवा पूड़ी का नाश्ता अच्छा। तो फिर उसके बाद घर जाते थे। क्या बात तो इस तरह की बहुत सी रिवायतें थी, छोटी मोटी चीज़ें वेंडर्स ने लगाई होती थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई बलून्स, कोई और मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ जो थे ना, और बड़े बड़े उन्होंने उठाए होते थे, एक मजबूत से डंडे के ऊपर उन्होंने चीज़ें टांगी होती थी, और बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता था कि ये रंग बिरंगी चीज़ें और ये क्या है, और वो छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती थी, तो बहुत ज़्यादा रौनक होती थी और बड़ा इंजॉयबल होता था। और अब फिर जरा बड़े जब जवानी में भी आए तो उस वक्त भी जब मतलब 13, 14, 15 साल की उम्र में जो ईदियाँ जब हम गिनते थे अपनी सारे कजन्स, और हम ये बड़ा एंजॉय करते थे कि ईदी किसकी कितनी हुई है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती थी? वो कभी किसी की लेकिन ज़्यादा 120 रुपए से ज़्यादा तो टोटल होती नहीं थी। अच्छा, यही होती थी 120, मतलब 10-10 करके या 5-5 करके जो भी होता। फिर जब मेरी मामू की शादी हुई डॉक्टर जुबैद इकबाल साहब, तो हमारी जो मुमानी थी ना, वो ज़रा थोड़ी सी बहुत ही नफासत पसंद, और ये तो वो उन्होंने हमारी ईदी 25 रुपीज़ कर दी। वो हमने तो छलांगे मार दी, तो बाकी कज़न से हम आगे निकल गए। तो और बाकायदा एक लफाफे के अंदर वो ईदी डाल के तो सबके नाम लिख के, तो क्या बात, हम तो छीन रहे होते थे पुप्पियों से। कायदे आज़म ने जिस कारपेट पर खड़े होकर तकरीर की थी, उसकी तारीखी हैसियत क्या है, कितनी डिमांड की थी? तो उसकी तारीखी हैसियत तो कोई नहीं, क्योंकि मेरे जो दादा थे ही वॉज इंचार्ज ऑफ द जलसा। 23 मार्च को जो जलसा हुआ था तो उसकी वो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि उनके ज़िम्मे का सारा इंतज़ाम करना।